हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नए चैप्टर और पहले चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। देखिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और साथ साथ इस साल का जो आपका न्यूमेरिकल विषय रहेगा इस सेमेस्टर में वो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को लेकर के भी हमने उस वीडियो के अंदर बड़ा ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा न्यूमेरिकल का, उसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। हिंदी में कहते हैं इसे अधिकार शुल्क खाते। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रॉयल्टी अकाउंट्स यानी कि अधिकार शुल्क खाते की, तो सबसे पहले ऐसे अकाउंट्स जो कि रॉयल्टी से संबंधित होते हैं रॉयल्टी अकाउंट कहलाते हैं, यानी कि ऐसे खाते जो कि अधिकार शुल्क से संबंधित होते हैं अधिकार शुल्क खाते कहलाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर रॉयल्टी से रिलेटेड अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। लेकिन रॉयल्टी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी जान लेना जरूरी है कि एक्चुअल में भैया अधिकार शुल्क होता क्या है। उसके बाद में हम इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अधिकार शुल्क की, तो अधिकार शुल्क को अंग्रेजी में रॉयल्टी कहते हैं। देखिए, अधिकार शुल्क क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार या फिर संपत्ति का प्रयोग करता है तो उस दशा में वह दूसरे व्यक्ति को कुछ शुल्क या राशि का भुगतान करता है जिसे अधिकार शुल्क कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि अधिकार शुल्क का भुगतान करता है वह पट्टेदार, और ऐसा व्यक्ति जिसे अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाता है वह पट्टेदाता अर्थात लेसर कहलाता है। इसका मतलब क्या है। सपोज दैट भैया ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे के पास भागता भागता जाता है और जाकर के ये कहता है कि भैया बी एक काम कर, मेरे को अपनी 100 एकड़ ज़मीन दे दे। बी ए से ये कहता है कि भाई एक बात बता कि मैं तेरे को 100 एकड़ ज़मीन क्यों दूँ। तो ए बी से ये कहता है कि भाई मैं इसमें से कोयला निकालूंगा। बी बोला कि भाई अगर तू कोयला निकालेगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा रहेगा। तो ए बी से ये बोलता है कि भाई मैं देख जितना भी कोयला निकालूंगा उस पर तेरे को 10 रुपये प्रति टन के रेट से देता रहूँगा। टन क्या है, एक तरीके से जिस तरीके से हम दूध को लीटर में मापते हैं, आलू को किलो में नापते हैं, उसी तरीके से कोयला क्या है कि टन में नापा जाता है जी। सही है। तो ए बी से ये कहता है कि भाई मैं इसमें से जितना भी कोयला निकालूंगा उस पर तेरे को 10 रुपये प्रति टन के रेट से पे करता रहूँगा। तो बी ए से ये कहता है कि भाई एक बात बता, अगर मान ले तूने कोयला नहीं निकाला तो ए बी से ये कहता है कि भाई मेरे फिर भी तू घाटे में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोयला निकालूं या ना निकालूं तेरे को कम से कम 5,000 रुपये दूंगा ही दूंगा। अगर मान ले मैं 400 टन कोयला निकालता हूं तो 10 रुपये के रेट से एक्चुअल में तेरे को पे करता 4,000 रुपये। लेकिन चिंता मत कर, तेरे को नुकसान नहीं होगा। मैं कोयला निकालूं या ना निकालूं तेरे को 5,000 रुपये मिनिमम पे करूंगा ही करूंगा। भले ही मैं तेरी ज़मीन में से 400 टन कोयला 10 रुपये के रेट से 4,000 रुपये का निकालूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे को 5,000 रुपये पे करूंगा। ठीक है भाई। अगर मान ले मैं तेरे ज़मीन से 100 टन कोयला निकालता हूँ तो वास्तव में 10 रुपये के रेट से मैं तेरे को 1,000 रुपये पे करता, लेकिन भाई मेरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे को 5,000 रुपये मिनिमम दूंगा ही दूंगा, चाहे मैं तेरी ज़मीन में से कोयला निकालूं या ना निकालूं। तो बी कहता है यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर मान ले, फिर बी ए से फिर से क्वेश्चन करता है कि मान ले ए भाई तू किसी साल 600 टन कोयला निकालता है तो 10 रुपये के रेट से रॉयल्टी तो बनती है 6,000 रुपये की, लेकिन तू कह रहा है मिनिमम 5,000 दूंगा ही दूंगा। तो भाई मेरे अब एक बात बता कि अगर मान ले तूने 600 टन कोयला निकाला तो 10 रुपये के रेट से तू मेरे को 6,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन कह रहा है मिनिमम 5,000 दूंगा। तो भाई उस कंडीशन में तू मेरे को कितने रुपए देगा। तो एक बी से ये कहता है कि भाई अगर मैं तेरी ज़मीन में से माल 6,000 रुपये का निकाल रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं तेरे को पे करूँगा 6,000 रुपये। फिर बी ए से कहता है कि भाई अगर मान ले तू 100 टन माल निकालता है मेरी ज़मीन से, 100 टन कोयला निकालता है, तो उस कंडीशन में 10 रुपये के रेट से 7,000 रुपये बनता है। तो क्या उस कंडीशन में तू मेरे को 7,000 रुपये पे करेगा। तो ए कहता है बिल्कुल जी। ए कहता है बिल्कुल जी। ए कहता है कि भाई मेरे
5,000 कम से कम दूंगा, इससे ज़्यादा अगर माल निकाला तो ज़्यादा पैसे पे कर दूंगा, लेकिन इससे कम पैसे पे नहीं करूंगा, तो इतना चिंता मत कर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये जाना जाएगा लीज एग्रीमेंट के नाम से, और ये जो बंदा है ए जो कि जमीन को किराए पर ले रहा है ये जाना जाएगा पट्टेदार के नाम से, यानी कि लेजी के नाम से, और ऐसा व्यक्ति जिससे जमीन पट्टे पर ली जा रही है वो जाना जाएगा पट्टेदाता अर्थात भूस्वामी के नाम से, लैंडलॉर्ड के नाम से। और इन दोनों के बीच में ये किसी भी डेट को जो एग्रीमेंट हुआ है कि बी तू मेरे को 100 एकड़ जमीन देगा और मैं इसमें से जितना भी कोयला निकालूंगा उस पर 10 रुपये प्रति टन के रेट से पे करूंगा, इन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये जाना जाएगा भाई मेरे लीज एग्रीमेंट के नाम से। ठीक है जी, चलें आगे। इतना आपको समझ आ गया? अच्छा, तो ये जो 10 रुपये रेट डिसाइड हुआ है ये जाना जाता है रॉयल्टी के नाम से। किस नाम से? रॉयल्टी के नाम से। और ये जो 5,000 रुपये कम से कम दूंगा ही दूंगा ये जो डिसाइड हुआ है ये जाना जाता है भाई मेरे एमआर यानी कि मिनिमम रेंट के नाम से। किस नाम से भैया? मिनिमम रेंट के नाम से, जिसे डेड रेंट के नाम से भी जाना जाता है डीआर, यानी कि मृत किराया। मरे से मरा इतना रुपए तो दूंगा ही दूंगा चाहे कोयला निकालूं या ना निकालूं। और ये वाला लेजी हमने बता दिया, लेजी वो व्यक्ति होता है जो कि जमीन को पट्टे पर लेता है, किराए पर लेता है कोयला निकालने के लिए, और लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति होता है जिससे जमीन किराए पर ली जाती है या पट्टे पर ली जाती है कोयला निकालने के लिए। ठीक है जी, और इन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट होता है ये जाना जाता है लीज एग्रीमेंट के नाम से। इतना क्लियर हो चुका है आपको? राइट। अच्छा, लेकिन ठीक है जी, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार या फिर संपत्ति का प्रयोग करता है तो वह इसके बदले दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार शुल्क या फिर धनराशि का भुगतान करता है, जिसे अधिकार शुल्क कहते हैं। भुगतान करने वाले व्यक्ति लेसी अर्थात पट्टेदार तथा भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भूस्वामी अर्थात पट्टेदाता कहलाता है। अब अधिकार शुल्क देखिए एक तरीके का नहीं होता है, अधिकार शुल्क भी काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला रहता है खान या खदान संबंधी अधिकार शुल्क। दूसरे नंबर पे आता है ईंट बनाने संबंधी अधिकार शुल्क। तीसरे नंबर पे आता है भैया हमारा तेल के कुएं संबंधी अधिकार शुल्क। उसके बाद आता है पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क। उसके बाद आता है कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क। सबसे पहले बात करेंगे खान संबंधी अधिकार शुल्क की। देखिए, खान संबंधी अधिकार शुल्क की गणना खान से निकाले गए खनिज पदार्थों की मात्रा के आधार पर की जाती है। खनिज पदार्थ जैसे कोयला वगैरह, इसके अंतर्गत खान से खनिज पदार्थ खनिज लिख गया है, खनिज की जगह खनिज पदार्थ निकालने वाला व्यक्ति भूस्वामी को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। जैसे कि अभी हमने इस वाले एग्जाम्पल में बताया था, इसके अंदर क्या है कि ए बी से अगर जमीन ले रहा है 100 एकड़ पट्टे पर, तो उस कंडीशन में इसकी जमीन में से वो निकाल रहा है खनिज पदार्थ जो कि कोयला है, और इसके बदले पे कर रहा है इसे कुछ रुपया जो कि जाना जाएगा रॉयल्टी के नाम से। ठीक है जी, तो ये हो गई खान संबंधी अधिकार शुल्क। दूसरे नंबर पे आता है भैया हमारा क्या? दूसरे नंबर पे आता है भैया हमारा ईंट बनाने संबंधी अधिकार शुल्क। देखिए, ईंट बनाने संबंधी अधिकार शुल्क की गणना भूमि से निकाली गई मिट्टी के आधार पर की जाती है। गिट्टी लिख गया यार, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है यार। मिट्टी के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत भूमि से मिट्टी निकालने वाला व्यक्ति भूस्वामी को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। मान लो ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे के पास भगा भगा जाता है कि बी एक काम कर, मेरे को अपनी 100 एकड़ ज़मीन दे दे, मैं इसमें से मिट्टी निकालूंगा। तो बी ए से कहता है कि भाई तू मिट्टी किस लिए निकालेगा? कि भाई मैं ऐसा है कि ईंट का भट्टा चला रहा हूँ, अब मेरे को ईंट बनाने के लिए यार मिट्टी की ज़रूरत है। अब मिट्टी मैं कहाँ से लेकर के आऊँ? तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे से ज़मीन पट्टे पर ले लूँ और उसमें से मैं धीरे धीरे करके मिट्टी निकालता रहूँगा। और भाई मेरे मैं जितनी भी मिट्टी निकालूंगा उस पर तेरे को सपोज दैट 10 स्क्वायर फीट के 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के रेट से पे करता रहूँगा। और मैं मिट्टी निकालूं या ना निकालूं 5,000 रुपये तेरे को कम से कम दूंगा ही दूंगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये जाना जाएगा लीज एग्रीमेंट के नाम से। और ये जो 10 रुपये प्रति टन के रेट 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के रेट से ए द्वारा बी को
भुगतान किया जा रहा है ये जाना जाएगा रॉयल्टी के नाम से। और किस तरीके की रॉयल्टी के नाम से? ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, यानी कि ईंट बनाने संबंधी अधिकार शुल्क। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भूमि से मिट्टी निकालने वाला व्यक्ति भूस्वामी को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे आता है तेल के कुएं संबंधी अधिकार शुल्क। तेल के कुएं संबंधी अधिकार शुल्क की गणना कुएं से निकाले गए तेल की मात्रा के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत कुएं से तेल निकालने वाला व्यक्ति भूस्वामी को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का बंदा फिर से बी नाम के बंदे के पास में भागता हुआ जाता है और बी नाम के व्यक्ति के पास जाकर के ये कहता है कि बी तू भाई मेरे को एक काम कर। बी कहता है कि भाई क्या काम करूं? कि भाई तू एक काम कर। बी कहता है कि भाई मेरे बता तो सही मैं क्या काम करूं? कि बी तू ये काम कर कि तू मेरे को क्या कर कि तेरे पास जो एक तेल का कुआं पड़ा हुआ है तू मेरे को उस कुएं को दे दे। तो बी कहता है कि भाई तू क्या करेगा? ए बी के पास जाता है कि भाई मेरे जो 100 एकड़ का तेरे पास एक कुआं पड़ा हुआ है तू मेरे को वो दे दे। 100 एकड़ का कुआं कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी। हैं जी, तो 100 एकड़ का जो कुआं तेरे पास पड़ा हुआ है वो तू मेरे को दे दे और मैं इसमें से क्या करूँगा? मैं इसमें से भाई मेरे तेल निकालूंगा और जितना भी तेल निकालूंगा उस पर तेरे को 10 रुपये के हिसाब से पे करता रहूँगा और तेल निकालूँ या ना निकालूँ तेरे को 5,000 रुपये मिनिमम दूंगा ही दूंगा। तो इन दोनों के बीच में भाई मेरे ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये जाना जाएगा लीज एग्रीमेंट के नाम से। और ये जो ए बी को 10 रुपये प्रति 10 रुपये के रेट से पे कर रहा है ये जाना जाएगा रॉयल्टी। लेकिन किस तरीके की रॉयल्टी? ये होगी भैया ऑयल वेल से रिलेटेड रॉयल्टी, यानी कि तेल के कुएं संबंधी अधिकार शुल्क। और इसके अंतर्गत तेल से कुएं निकालने वाला व्यक्ति जैसे कि हमारा ए भूस्वामी को, जैसे कि बी को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में 3 तरीके की रॉयल्टी और होती है, कॉपीराइट और भाई मेरे पेटेंट और एक ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, CPT। यानी कि कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क, पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क। सबसे पहले इस तरीके के अधिकार शुल्क उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कॉपीराइट के बारे में कि एक्चुअल में भैया कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी ए नाम का व्यक्ति है और उसने कोई बुक लिखी है देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ था 2020 के दौरान 23 मार्च 2020 को आज भी मुझे याद है काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति इस देश में बनी हुई थी और पूरे विश्व में भाई साहब कोरोना की लहर जो है वो दौड़ रही थी। उस दौरान क्या हुआ था, सपोज दैट एक ए नाम का व्यक्ति था जिसने बड़ी ही मेहनत करके, जिस समय उसके सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो चिल कर रहे थे, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक बुक लिखी थी। ठीक है जी, अब आप मेरे को खुद बताइए उस बुक को पब्लिश करा करके पैसा कमाने का हक किसके पास है? उस बुक को पब्लिश करा करके पैसा कमाने का अधिकार किसके पास है? उसी ए नाम के व्यक्ति के पास जिसने मेहनत करके उस बुक को लिखा है। सपोज दैट बी नाम का व्यक्ति जो कि उस बुक को चोरी छिपे कॉपी करके पब्लिश कराता है और फिर उसे बेच देता है। आप मुझे बताइए क्या ये सही है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उस बुक को मेहनत करके किसने लिखा है? ए ने। तो इस कंडीशन में ए क्या करेगा इस चीज से बचने के लिए, ताकि उसकी बुक को कॉपी करके कोई और अपने नाम से पब्लिश ना करा दे और गलत तरीके से पैसा ना बना ले, उस कंडीशन में ए क्या करेगा कि ए अपनी बुक को गवर्नमेंट के पास लेकर के जाएगा कि भाई साहब मेरे को इसका क्या कराना है, कॉपीराइट लेना है सर इसका, ताकि अन्य कोई व्यक्ति इसको कॉपी करके पब्लिश कराता है और उससे गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उस कंडीशन में मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकूं। तो इस कंडीशन में मोटे तौर पे ध्यान रखना, ए क्या करेगा उस बुक का कॉपीराइट ले लेगा ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहमति के बिना, उसकी परमिशन के बिना उस बुक को पब्लिश करके पैसा ना बना सके। इसी तरीके से एक होता है
पेटेंट। इसी तरीके से एक होता है भैया पेटेंट। क्या होता है भैया? पेटेंट। अब समस्या ये आती है कि भैया पेटेंट क्या होता है। पेटेंट में क्या होता है कि सपोज दैट एक कोई व्यक्ति है, उसने ये डिसाइड करा कि यार ऐसा है कि इस समय बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और भाई साहब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हमारे पास आते हैं और आकर के ये कहते हैं कि सर मेरे को ऐसी कोई तैयारी करा दीजिए जिससे मैं आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूं, चाहे वो बीकॉम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई साहब उन्हें 2 दिन पहले तैयारी करनी है और फिर भी एग्ज़ाम को वो जो है वो पास करने का सोचते हैं। तो ए नाम का एक टीचर ऐसा था, उसने सोचा कि भाई, उसने अलग ही लेवल का दिमाग लगाया। उसने क्या सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसी गुट्टी डेवलप करता हूँ कि अब हम भी होंगे पास गुट्टी। उसने एक गुट्टी बनाई, उस गुट्टी का नाम रखा अब हम भी होंगे पास गुट्टी। और भाई साहब उसने जोड़ तोड़ करके बढ़िया तरीके से मतलब प्रचार करा दिया कि हमारी इस गुट्टी को 2 दिन पहले आकर के एग्जाम से पहले अगर कोई पिएगा तो उस कंडीशन में वो पास हो जाएगा। फुल गारंटी वो टीचर देने लगा। और भाई साहब क्या हुआ कि उसकी जो गुट्टी थी वो धड़ाधड़ बिकने लगी। और जब मार्केट में भाई साहब उसकी गुट्टी बिकने लगी तो उसका हो गया जी प्रचार। तो उस कंडीशन में उसने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि कोई अन्य टीचर भी इस तरीके की गुट्टी भाई साहब मैन्युफैक्चर कर दे और वो भी अपने बच्चों को पिलाने लगे। तो उस कंडीशन में उसने ए नाम के टीचर ने क्या करा कि भाई साहब उसका करा लिया पेटेंट। क्या करा लिया सर? उसका पेटेंट, ताकि अन्य कोई व्यक्ति उस गुट्टी को भाई साहब विदाउट ए की परमिशन के ना बेच सके। और इस तरीके की गुट्टी अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेची जाती है तो ए क्या कर सकता है? उस व्यक्ति पर कर सकता है सर केस। क्या कर सकता है सर? केस। क्यों? क्योंकि सर आप किसी फॉर्मूले को या फिर सर किसी भी चीज़ को या किसी स्ट्रेटजी को या किसी भी चीज़ को अगर आप डेवलप करते हैं तो उस कंडीशन में सर आपकी परमिशन के बिना कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को ना तो मैन्युफैक्चर कर सकता है और ना ही सर उसका यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से एक होता है सर ट्रेडमार्क। ठीक है जी। इसी तरीके से एक क्या होता है सर? ट्रेडमार्क। जैसे कॉपीराइट में तो हमने बता दिया सर, कॉपीराइट जो लिया जाएगा वो किसके ऊपर लिया जाएगा? कॉपीराइट सर हमेशा बुक्स के ऊपर लिया जाता है कि अगर मान लो ए नाम का कोई भी व्यक्ति बुक लिखता है तो उस पर क्या ले सकता है सर? वो कॉपीराइट ले सकता है। जैसे कि सर आपका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के अंदर इस बार जो आपका एक विषय रहेगा थ्योरी के मामले में वो रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट की बुक की, तो ये जो बिजनेस मैनेजमेंट की स्वाति प्रकाशन की बुक है, ये प्रोफेसर सर HK सिंह ने लिखी है और एक गर्ग सर ने लिखी है। इन दोनों ने सर ने मिलकर के ये जो बुक जो है वो लिखी है। तो इन्होंने क्या करा था भाई साहब, मेहनत करके जब इन दोनों सरों ने ये बुक जो है वो लिखी है, तो इनकी विदाउट परमिशन तक कोई अन्य व्यक्ति इस बुक को कॉपी करके पब्लिश ना कर सके और गलत तरीके से प्रॉफिट ना कमा सके। तो सर ये क्या हुआ, ये गए स्वाति पब्लिकेशन के पास में। किसके पास में सर? सॉरी, ये गए पहले सर गवर्नमेंट के पास में। इन्होंने क्या करा सर, इसका प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का ले लिया सर कॉपीराइट, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इनकी विदाउट परमिशन इस बुक को पब्लिश ना कर सके। कॉपीराइट लेने के बाद में सर ये जाते हैं स्वाति प्रकाशन के बाद में, और स्वाति प्रकाशन के पास में जाकर के ये कहते हैं कि स्वाति प्रकाशन कहता है बताओ जी, स्वाति प्रकाशन कहता है बताओ जी। तो ये स्वाति प्रकाशन से ये कहते हैं कि स्वाति प्रकाशन एक काम कर यार, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपनी बुक को खुद ही पब्लिश करके मार्केट वगैरह सब उसका करें और फिर उस बुक को बेचें, क्योंकि यार हम टीचर आदमी हैं, हमारा काम है सर पढ़ाने का। तू एक काम कर स्वाति प्रकाशन, तू हमारी बुक यार पब्लिश कर दे और इसे मार्केट में सेल कर, और जितनी भी बुक तू सेल करे उसके रेट्स उस हिसाब से तू हमें क्या करना, तू हमें भाई साहब रॉयल्टी पे करते रहना। क्या पे करते रहना? रॉयल्टी। ठीक है जी। तो इस तरीके की रॉयल्टी जो कि स्वाति प्रकाशन के गर्ग सर और हमारे HK सिंह सर को पे करेगा, बुक किस तरीके की रॉयल्टी कहलाएगी सर? कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क की जो गणना है वो बेची गई पुस्तकों की संख्या के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत पुस्तक का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति अर्थात प्रकाशक पुस्तक के लेखक को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है।
जिसके अंतर्गत पुस्तक का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर स्वाति प्रकाशन, पुस्तक के लेखक को, जैसे कि हमारे AK गर्ग सर वगैरह को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। अच्छे से समझ में आ गया भैया कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क होता क्या है। इसी तरीके से भाई मेरे पहले के समय में क्या हुआ करता था, इस बार जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपकी बुक है, आई थिंक कॉलेजेस में ज़्यादातर स्वाति पब्लिकेशन की लगवाई हुई है, लेकिन इससे पहले क्या था सर, अजंता पब्लिकेशन की बुक भी हमारे यहाँ चला करती थी। तो वहाँ पे क्या था सर, ये जो अजंता पब्लिकेशन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक थी, ये लिखी थी सर हमारे राकेश अग्रवाल सर ने। और राकेश अग्रवाल सर ने यार ये बुक लिखने के बाद में इसका ले लिया था कॉपीराइट। अब सर राकेश अग्रवाल सर के पास इतना समय तो है नहीं कि भाई साहब वो मार्केट में जा कर के इस बुक को पहले पब्लिश करें और पब्लिश करने के बाद में क्या करें कि सर इसकी मार्केटिंग वगैरह करके खुद से इस बुक को बेचें। सर इस सारे के सारे झंझट से बचने के लिए राकेश अग्रवाल सर क्या हुआ है कि भाई साहब अजंता पब्लिकेशन के पास जाते हैं और अजंता पब्लिकेशन के पास जा कर के ये कहते हैं कि भाई साहब अजंता पब्लिकेशन तू एक काम कर, मेरी ये जो बुक है इसको तू पब्लिश करती रहे और जितनी भी बुक तू बेचे उस पर तू मेरे को कुछ एक फिक्स रेट से जो है वो अमाउंट देती रही हो। जैसे सपोज दैट अगर तूने 100 बुक बेची, ठीक है, तेरी छपाई कितने की भी आई, तेरी कॉस्ट कितने की भी आई, मेरे को तो तू 10 रुपये के रेट से पे करती रही हो। 100 बुक पर 10 रुपये के रेट से तू मेरे को कितने रुपए देते रहना, 1000 रुपये। अगर तू 200 बुक बेचे तो भी उस पर 10 रुपये के रेट से मेरे को कितने रुपए दे देना, 2000 रुपये। यानी कि पर बुक तू मेरे को 10 रुपये देती रही हो। अब तू चाहे जा करके इसे मार्केट में 100 रुपये का बेच या फिर 90 रुपये का बेच, ठीक है जी, वो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, जो भी इनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके की रॉयल्टी जो कि अजंता पब्लिकेशन पे करेगी अग्रवाल सर को, वो किस तरीके की रॉयल्टी के नाम से जानी जाएगी सर, कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क के नाम से, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क। पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क में क्या होता है, जैसे सर मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी एक टीचर है ए नाम का जो कि इस तरीके की गुट्टी डेवलप करता है कि भाई साहब 2 दिन पहले एग्जाम से हमारे यहाँ आइए और किसी भी एग्जाम को पास करिए, तो वो क्या करेगा सर, उसका पेटेंट करा सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि सर अगर कोई भी मान लीजिए हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो सर उसका क्या करा सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं। जैसे भी आपने सर कुछ समय पहले देखा होगा कि कोरोना के दौरान क्या हुआ था कि सर पूरे दुनिया में क्या था कि भाई साहब वैक्सीन की बड़ी मारामारी थी। क्यों? क्योंकि सर जिन कंपनीज ने वैक्सीन को डेवलप किया था उन कंपनीज ने सर वैक्सीन का करा लिया था पेटेंट। अब उनकी अनुमति के बिना कोई भी अन्य कंपनी उस तरीके की सेम वैक्सीन को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही थी। तो उस कंडीशन में क्या था कि भाई साहब काफ़ी सारी कंट्रीज का कहना था कि ये जो वैक्सीन कुछ कंपनीज के द्वारा डेवलप करी गई है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाना चाहिए सर, पूरी तरीके से पेटेंट फ्री कर दिया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी कंपनी इस तरीके की वैक्सीन को जो है वो सर क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है और उसे मार्केट कर सकती है। तो ये चीज़ें उस समय थी, तो आप समझ गए। इसमें क्या होता है, पेटेंट में क्या होता है कि अगर मान लो ए नाम का कोई भी टीचर है जो कि इस तरीके की गुट्टी को डेवलप करता है तो सर उस कंडीशन में वो क्या करा सकता है सर, उसका पेटेंट करा सकता है। क्या करा सकता है सर, उसका पेटेंट करा सकता है। पेटेंट कराने के बाद में अब ए नाम का व्यक्ति हो सकता है कि किसी कंपनी के पास जाकर के ये कहे कि भैया एक काम कर कंपनी, तू मेरी इस गुट्टी को जो है वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल करती रहे और जितनी भी गुट्टी बिकें उस पर मेरे को एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट जो है वो पे करते रहना। सपोज दैट 100 गुट्टी बिकती हैं तो 10 रुपये के रेट से मेरे को कितने रुपए दे देना, 1000 रुपये। और अगर मान ले 200 गुट्टी बिकती हैं तो मेरे को 10 रुपये के रेट से कितने रुपए दे देना, 2000 रुपये। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो कुछ चल सकती हैं। और तीसरी आती है भाई ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क। ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क में क्या होता है, जैसे कि हमने लिखवाया हुआ था, ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क की जो गणना है वो मशीनों के प्रयोग के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत मशीनों या चिन्हों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति मशीनों के प्रयोग के आधार पर अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भैया एक बात बताइए, ट्रेडमार्क होता क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यार ऐसे होते हैं जो कि बीकॉम तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में भैया कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक्चुअल में कॉपीराइट क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं पेटेंट के बारे में, हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको ट्रेड मार्क के बारे में कि एक्चुअल में भैया ट्रेडमार्क होता क्या है।
देखिए आपने कई बार नोट किया होगा कि जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर कुछ नाम लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपका स्वाति प्रकाशन की बुक पर क्या है, स्वाति प्रकाशन की बुक के बिल्कुल सर्किल बन करके कॉर्नर पर यहाँ पे आर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्वाति प्रकाशन नाम है ये रजिस्टर हो चुका है। जैसे अगर मान लीजिए मैं मोहित सक्सेना जो मेरा नाम है इसको क्या है सर, मैं इसका ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ सर, मैं एमएस नाम से इसका क्या करा सकता हूँ सर, ट्रेडमार्क ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ सर, ट्रेडमार्क। ताकि अन्य कोई बंदा एमएस नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या इसको विदाउट मेरी परमिशन यूज़ करता है तो सर मैं उस पर क्या कर सकता हूँ सर, केस कर सकता हूँ। उसी तरीके से सर स्वाति पब्लिकेशन ने क्या करा हुआ है सर, स्वाति पब्लिकेशन का ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ठीक है जी। अगर कोई भी अन्य बंदा इस नाम का प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उस कंडीशन में स्वाति पब्लिकेशन क्या कर सकती है सर, उस पर केस कर सकती है। इसी को जानते हैं सर ट्रेडमार्क के नाम से। उसी तरीके से सर आप आर्ट लाइन का मेरे पास एक मार्कर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सर्किल बन करके बीच में लिखा हुआ है आर। इसका मतलब क्या है कि आर्ट लाइन वालों ने सर ट्रेडमार्क लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है सर, ट्रेडमार्क। कभी कभी लिखा हुआ आता है टीएम और कभी कभी लिखा हुआ आता है किसी भी प्रोडक्ट पर अगर आप नोटिस करके देखेंगे आर। उसका मतलब ये होता है भाई मेरे, सर्किल में अगर ये लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे टीएम लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि हमने किसी भी नाम से किसी भी नाम का ट्रेडमार्क पाने के लिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल दी है और सामने वाले बंदे ने हमारा जो ट्रेडमार्क है अभी वो अलॉट नहीं हुआ है, अभी वो रजिस्टर नहीं हुआ है। अगर उस पर आल लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडमार्क हमारा जो है वो रजिस्टर हो चुका है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के कॉपीराइट के बदले जो दी जाएगी वो कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क, पेटेंट का प्रयोग करने के बदले जो दी जाएगी वो पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क, और ट्रेडमार्क का प्रयोग करने के बदले जो दी जाएगी वो ट्रेडमार्क संबंधी अधिकार शुल्क के नाम से जानी जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी प्रश्न जो हमारा बन सकता है वो है लघु कार्य राशि या अल्प कार्य। इसके ऊपर कल हम डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।